हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि EMRS TGT का जो सिलेबस है, इससे पहले के जितने टॉपिक्स थे वो मैंने क्लियर करा दिए हैं, तो आप जाकर अपनी लिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पर आज जो लेने वाली हूँ मैं वो है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इसके बाद चलेगा आपका काव्य प्रवृत्तियाँ, जिसमें आपका सूफी काव्यधारा होगा, निर्गुण संत काव्यधारा, सभी हम इसको लेकर चलेंगे। भक्ति काल पूरा लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं आज पहला प्रश्न क्या है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो जॉर्ज ग्रेडिशन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या राहुल शंकरत्यायन ने? तो जी हाँ, वीर गाथा काल किसने दिया है? तो यहाँ पर शुक्ल जी ने दिया है, PG 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। बाकी यहाँ पर और नाम दिए गए, उनको हम देख लेते हैं किसने किस नाम से पुकारा यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, देख लीजिए। ग्रेडिशन ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है मिश्र बंधुओं में और आपके गणपति चंद्रगुप्त ने, तो यहाँ पर दोनों ही दिए हुए हैं आरंभिक काल। वैसे आरंभिक काल और प्रारंभिक काल बहुत कन्फ्यूज़न है कि आरंभिक काल फिर किसने कहा है। तो यहाँ पर तो प्रारंभिक काल दोनों में, यदि आपको यदि क्लियर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, राहुल शंकरत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है, विश्वनाथ जी ने प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। तो यहाँ से काफ़ी नाम आपको पता चल गए। एक प्रश्न से आपके लगभग 8 से 9 प्रश्न तैयार हो गए। यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। मैं इसको 1 से 6 से 7 बार पढ़ चुकी हूँ। मुझे काफ़ी इसमें हर बार पढ़ती हूँ और हर बार कुछ नए प्रश्न मुझसे रूबरू होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग अशुद्ध है? यहाँ पर युग आपको देखना है कौन सा अशुद्ध है। आश्रम प्रवक्ता परीक्षा में 2009 में आया हुआ था। तो यहाँ पर बीज वपन काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने, जो कि बिल्कुल नहीं, हम आगे पढ़ चुके हैं। सिद्ध सामंत काल सही है, संधि या चारण काल राम कुमार सही है, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है। तो गलत है, तो यहाँ पर क्या है, पहला ही प्रश्न यहाँ पर गलत है। ये तो आपकी किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य का प्रथम काल को वीर काल किसने नाम दिया? ये देखिए नवोदय में आया हुआ है, प्रवक्ता परीक्षा में 2014 में। तो यहाँ पर प्रथम काल को, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल के नाम से किसने पुकारा? तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 4, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने? रिपीट हुआ प्रश्न फिर से। तो जी हाँ, हमारे शुक्ल जी हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल फिर से रिपीट, ये 2011 में आया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो हमारे राहुल शंकरत्यायन जी ने दिया है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया है, फिर से रिपीट हुआ है, PGT में आया है आपका प्रश्न यही वाला। तो ठीक है, आदिकाल को शुद्ध सामंत किसने कहा है? तो हमारे राहुल शंकरत्यायन जी ने। आदिकालीन हिंदी साहित्य को शुद्ध सामंत फिर से रिपीट हो, TGT 2001 में आया हुआ ये प्रश्न है, राहुल शंकरत्यायन जी ने। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर से रिपीट हुआ है बीज वपन काल, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर से रिपीट हुआ है, रिपीट होना मतलब 5 में है PGT, फिर 3 में भी यही प्रश्न आया है। आदिकाल को वीर काल का नामकरण किसने दिया है? तो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पुनः परीक्षा 2004 में आया है। निम्नलिखित में से आदिकाल किसने कहा? आदिकाल का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल करें? तो वीरगाथा काल, गद्यकाल, सिद्धांत काल, चारण काल। तो यहाँ से गद्यकाल का नाम आदिकाल नहीं है, बाकी ये तीनों नाम किसके हैं? आदिकाल के हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया है? यहाँ पे ये देखना, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसी, तो मिश्र बंधु, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपको गणपति चंद्रगुप्त नहीं है, तो यहाँ मिश्र बंधु बिल्कुल सही होगा। ये आया है आपका TGT 2013 में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्याख्या देखनी है यहाँ पर इस पर, जो आपका मिश्र बंधुओं का प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभ उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर B दिया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में मूल्यांकन से बाहर कर दिया। चूंकि मिश्र बंधु तथा गणपति चंद्र दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है। विकल्प में केवल मिश्र बंधु ही, अतः प्रश्न का उत्तर सही है। सूची का मिलान करना है हमें अगले प्रश्न में, यहाँ पर देख लेते हैं।
शुक्ल जी ने क्या कहा है, प्रारंभिक काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीरगाथा काल कहा है। राहुल शंकर ने सिद्ध सामंत काल का, मेष बंधु ने आदिकाल के। आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर हमें सही सुमेलित करना है, तो देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हाँ, बिल्कुल सही है। शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, आदिकाल कहा है। राहुल जी ने सिद्ध सामंत कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। प्रश्न नंबर 17, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, सब प्राकृतिक है, पाली है। जी हाँ, पीजीटी में आया है प्रश्न है, तो ये पाली सही है। प्राकृतिक भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली का प्राकृतिक संबंध बौद्ध धर्म ग्रंथों से, अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म से। जी हाँ, ध्यान रखना है कि पाली और प्राकृतिक का संबंध आपका बौद्ध धर्म से, वहीं अर्धमागधी का संबंध आपका जैन धर्म से है। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वहाँ पाली भाषा पहुँची है, और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी। प्राकृतिक भाषा को साहित्यिक महत्वपूर्ण पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है, और उसमें विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृतिक रूप प्रधान रूप से है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है। कुमार रासो, ढोला मारू रा दूहा, भारतीय शब्द बाहुली रास, जय मयंक जसचंद्र का। पीजीटी परीक्षा 2004 में ही आया। तो अपभ्रंश में रास जो है आपका पहली सरस्वती भारतेश्वर बाहुबली, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। तो सबसे पहली जो अपभ्रंश प्रभावित रचना है वो है भारतेश्वर बाहुबली। 1184 समय आपको याद रखना है। जैसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है, क्योंकि रास काव्य सही प्रवृत्तियाँ के बीज इसमें प्राप्त होते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। कुमार दासों के 43 छंद प्राप्त, ध्यान रखना है कुमार दासों कितने छंद प्राप्त होते हैं, तो 43 यानी कि 43। इस काव्य का कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया कि दलपति विजय कुमार दासों का कवि था। ढोला मारू रा दूहा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मारू रा दूहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध मौखिक परंपरा से सुना गया या सुना और गाया जाता है। अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी, फिर से रिपीट, नवोदय प्रवक्ता परीक्षा में हुआ, तो भारतेश्वर बाहुबली। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है, 11वीं शती में, तो नवोदय प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ है कि कौन सा है, तो जय मयंक जसचंद्र का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण राहुल बेल। ढोरा मारू रा दूहा, तो जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा ढोरा मारू रा दूहा। 11वीं शती में रचित लोक भाषा काव्य है। ठीक है, दूहा गुणा पुराणा अच्छी पंक्ति इसकी प्राचीनता जो संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित लोक काव्य की 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार कर दिया गया। शालिवद्ध सूरी की रचना का नाम क्या है, नैमिनाथ है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, सुमतिगढ़ रास है, जसमयंक जसचंद्र का है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसने, मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 में शालिवद्ध सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली चरित्र का वर्णन है। पंच पांडव चरितराज 86 प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ है, तो शालिवद्ध सूरी इसके सही हैं। ठीक है, पंच पांडव चरितराज शालिवद्ध सूरी प्रसिद्ध नामक जैन आचार्य उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना गया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने, शरापा ने। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है, तो पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिसमें पता चलता है कि संस्कृत के या साधु शब्द के लोकप्रिय लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अवहट भाषा से तात्पर्य है यहाँ पर ग्रामीण से है, परिनिष्ठित ग्रामीण, प्राकृतिक परिनिष्ठित प्राकृतिक। अपभ्रट, तो अपभ्रट से यहाँ तात्पर्य पता चल जाता है ग्रामीण से है, ग्रामीण अपभ्रंश से है। टीजीटी में ये प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेंगे हम। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप ऐसे अपभ्रंश या अपभ्रंश परवर्ती भी कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन की भाषा है।
इसका कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। अवध को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच कड़ी माना जाता है। अवध भाषा प्रमुख रचनाकार अध्ययमान यानी कि अब्दुल रहमान, संदेश रासक जिन्होंने लिखा हुआ है, दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिष ठाकुर, बर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्ति लता के लेखक हैं। अवध में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, सिसा, शिखा या शिक्षा? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में ये आया हुआ प्रश्न है, तो यहाँ पर शिक्षा सही हो जाएगा। अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को अवध नाम दिया गया। अवध में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। प्रश्न नंबर 26, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं? कबीर हैं, सूरदास हैं, सरहपाद हैं, विद्यापति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरहपाद है। यहाँ पे अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि पूछा गया। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये कि हिंदी के प्रथम कवि पूछा गया है, तो प्रश्न को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी और सही ढंग से पढ़ा जाए, तभी हम उसका सही उत्तर भी चुन सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इसकी व्याख्या देखना चाहेंगे हम, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अधिकांश साहित्यकार हिंदी के प्रथम कवि को सरहपाद माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपाद सरोज ब्रज, पद्म ब्रज भी नाम मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म के वज्रयान सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता अपभ्रंश साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है वो प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से किया है। जी हाँ, दोहा कोश के नाम से राहुल जी ने किया है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जरूर देखेंगे यहाँ पर। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि गणपति चंद्रगुप्त ने शालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, वहीं राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। अगर इनके अनुसार पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, वरना अगर जनरली पूछा जाए तो आपके लिए सरहपा ही होंगे। सिद्धों का प्रथम कवि कौन कहा जाता है? तो यहाँ बताना है आपको। तो यहाँ पर सरहपा है, कणपा है, गुंडरीपा है और आपके शेरपा हैं। तो यहाँ पे सरहपा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजी 2015 में प्रश्न आया हुआ है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो जी हाँ, सबको पता है, राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। फिर यहाँ पे प्रश्न रिपीट हुआ है किस तरह से, ये पीजीटी में प्रश्न आया था, फिर ये आया आपका टीजीटी 2004 में। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरहपा को। फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है टी 2009 में, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो जी हाँ, यहाँ बताना है आपको। राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा जी ने इनको माना है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, सरहपा है, शबरपा है, लोईपा है या फिर कणपा है। तो टीजीटी परीक्षा 2000 में आया, 2002 में ये प्रश्न आया हुआ है। रिपीट होते हैं प्रश्न वही। तो सरहपा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी साहित्यिक प्राकृतवास परिनिष्ठित। KBS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है क्या माना, पुरानी हिंदी। व्याख्या देखेंगे थोड़ी इसकी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है इस प्रकार: 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव के कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुल लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकालीन सामग्री मानकर उनका विवेचन किया है। तो यहाँ पे किसके लिए कहा? आई थिंक रामचंद्र शुक्ल जी के लिए कह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृतवास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। जी महत्वपूर्ण, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि पुरानी हिंदी को ही प्राकृतवास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुरानी हिंदी ही कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रश्न बन जाएंगे यहाँ से। 10वीं से 14वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया यहाँ से। 10वीं से 14वीं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। KBS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न आया हुआ है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? तो शास्त्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, राम कुमार वर्मा जी। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हो। तो जी हम सब जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हम व्याख्या देखेंगे इसकी।
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो राजा मुंज को किया है। ठीक है, गुलेरी जी के अनुसार पुरानी हिंदी के कवि कौन है? राजा मुंज। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिवाहन शूरी को या स्वयंभू को? तो यहाँ पर स्वयंभू को कहा गया है। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू कृत पयुम चर्यु 5 कांड और 83 संधियाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। कितने कांड है स्वयंभू पयुम चर्यु में? तो 5 कांड और 83 संधियाँ। सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि, महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि और इत्यादि कहा गया है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? तो स्वयंभू को कहा गया है। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू हैं। ठीक है, स्वयंभू की कृति का नाम है, सभी जानते हैं, आश्रम पद्धति परीक्षा में आया तो पयुम चर्यु है। पयुम चर्यु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की। ये पीजीटी में यहाँ रिपीट हुआ है प्रश्न। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता? जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। तो महापुराण, परमात्म प्रकाश, भविष्य कहा, पयुम चर्यु, केंद्रीय विद्यालय, पीजीटी 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो पयुम चर्यु में लिखा हुआ है। यह 5 कांडों में विभक्त है। इनका पयुम चर्यु विद्याधर कांड है, पहला अयोध्या कांड है, दूसरा सुंदर कांड है, तीसरा युद्ध कांड है, चौथा उत्तर कांड है। कभी कभी ये आ जाता है कि पयुम चर्यु में कौन सा कांड नहीं है, तो आपको 5 कांड याद होंगे। कोई अगर अलग से होगा तो आप उसको सही टिकाएंगे। तो विद्याधर कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है और युद्ध कांड है। ठीक है, स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन काव्य में किया। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि वाले परीक्षा प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय पश्चात सीता को पुष्प विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन भव्य वातावरण, उसी वातावरण राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपने सतीत्व को पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अपभ्रंश का बहुभूति माना जाता है, तो ये पता ही है आप सभी को। शालिवाहन शूरी, कनकामा, धनपाल, पुष्पदंत। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। तो पीजीटी परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो महापुराण, जय कुमार चर्यु, पयुम चर्यु, जैसा चर्यु। तो हम सभी को पता है पयुम चर्यु तो स्वयंभू की रचना है, इनकी रचना नहीं है। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो यहाँ पर पयुम चर्यु, स्वयंभू चंद्र, टेढ़वीं शरीफ, महापुराण। तो यहाँ पर महापुराण किसकी है? पुष्पदंत की। ये नवोदय में आपको प्रश्न आया हुआ है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो, सूरदास, इनमें से कोई नहीं है। फिर तुलसीदास जी। यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर अमीर खुसरो जी। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। किसकी? अमीर खुसरो की। हालांकि भी फारसी के भी अपने समय सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खलिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गजल इत्यादि हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि तो अमीर खुसरो जी ही हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो अमीर खुसरो जी ने किया। डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न आया हुआ है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों का क्या उद्देश्य था? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन आमिर के युद्ध का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना, या कोई उद्देश्य नहीं था, या फिर KVS प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। तो जी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन में साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ, मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली की काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध है। निम्न में से कौन सी शिलांकृति कृति जी? ये प्रश्न आपका 2021 में भी आया था। प्रश्न पूछा गया था कि किसमें
नायिकाओं का वर्णन, श्रृंगार, नायिकाओं का श्रृंगार, ऐसी कुछ प्रश्न था 2021 में आया था टीजीटी में। तो यहाँ पर ये आपका निम्नलिखित श्लाघ्यकृति कौन सी, तो राहुल वेल हो जाएगी। आगे इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे हम क्या क्या है इसमें। श्लाघ्यकृति राहुल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, प्राचीनतम हिंदी की कृति है। इसकी रचना राहुल नायिका के नक्सिक वर्णन में प्रसिद्ध है। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन किया है, फिर गद्य का प्रयोग किया। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। राहुल वेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। जी हाँ, तो इसे आप प्रश्न बना कि हिंदी में नक्सिक श्रृंगार वर्णन परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, तो राहुल वेल से ही होता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इनमें राजस्थानी प्रधान है। आई थिंक यही प्रश्न इस तरह से बना था, कितने बोलियों के या कुछ नायिकाओं का, ऐसी प्रश्न बना था। प्रश्न नंबर आज का जो आखिरी प्रश्न है यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में, तो वो लिया है मैंने। इसका दूसरा भाग में आपको नेक्स्ट डे दूंगी बनाकर वीडियो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इसकी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र सभा के पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा, यह भी ये पुस्तक से सिद्ध होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। कौन सी, वर्ण रत्नाकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये थोड़ा कम समय में बेहतर तैयारी हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस सेट ऐसे लेकर आई, उससे आपके प्रश्न भी हल और एक प्रश्न से आपको कई प्रश्नों की जानकारी भी मिले और आपको अच्छे से प्रैक्टिस सेट समझ में भी आए, साथ साथ चीज़ों का अभ्यास भी हो। तो यही कोशिश है, कम समय में बेहतर तैयारी। तो आप सभी अच्छे से देखिए, तसल्ली से, धीरे से, और वीडियो देखने के अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।